हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 9th की अर्थव्यवस्था का चैप्टर 4 का भारत में खाद्य सुरक्षा चैप्टर देखने जा रहे हैं। इसके पहले हमने एक पार्ट में खाद्य सुरक्षा क्या है, ठीक है, खाद्य सुरक्षा क्यों ज़रूरी है, इनके बारे में हमने देखा था। आज हम बात करेंगे खाद्य असुरक्षा कौन है, यानी कि खाद्य असुरक्षित कौन व्यक्ति है, इनके बारे में हम कुछ कहानियों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं खाद्य असुरक्षा के बारे में, तो देखिए हाल ही में ना यूएन द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वर्ष 2018-19 में विश्व के लगभग 700 मिलियन लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट में खाद्य असुरक्षा को विश्व के समक्ष मौजूद सबसे बड़ी समस्या के रूप में चिन्हित किया गया है। अब इसमें बातें क्या क्या कही गई हैं, ये भी चीज़ जान लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहली बात ये कही गई है कि खाद्य असुरक्षा जो है भूख और कुपोषण के अतिरिक्त मोटापे का भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब देखिए, आपको अगर संतुलित भोजन नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा, आप मोटापे के शिकार होगे, ठीक है। तो जब पौष्टिक आहार महंगा होगा तो लोग जो है अपनी भोजन संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसे सस्ते आहार को जो है प्रतिस्थापित करने का प्रयास करेंगे, जो कि समानता वसा युक्त होएगा, है ना। तो लोगों के मोटापे में वृद्धि होगी। दूसरी चीज़ ये कही गई है सर्वे के द्वारा कि भोजन की उचित मात्रा के साथ साथ ना भोजन की उचित गुणवत्ता भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो रिपोर्ट में ये बताया गया है कि दुनिया भर के 2 अरब से अधिक लोगों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और इसके लिए जो है भोजन से जनित बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि लिंग असमानता पर चर्चा करते हुए ये कहा गया है कि विश्व के लगभग सभी देशों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं में खाद्य असुरक्षा का प्रचलन अधिक है। अभी जो है हम इन चैप्टर्स में भी देखेंगे कि लिखा हुआ है ऐसी चीज़ें। अब देखिए, मैं ना आपको हर चैप्टर पूरी तरीके से समझाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, इसलिए मैं कुछ बाहरी डेटा भी लेके आती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगली चीज़ ये कही गई है रिपोर्ट में कि निम्न आय वाले देश जो हैं मध्यम आय वाले देशों की तुलना में ना 20%, ध्यान रखेंगे, 20% से अधिक खाद्य असुरक्षा की स्थिति का सामना कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या होती है खाद्य असुरक्षा, फिर तो बात करेंगे ना कि कौन जो है खाद्य असुरक्षित कौन है, क्या होती है। देखिए, खाद्य असुरक्षा का ना सीधा तात्पर्य ये है कि पौष्टिक और पर्याप्त भोजन, ध्यान रखेंगे, पौष्टिक और पर्याप्त भोजन तक अनियमित पहुंच से है। और ये किसकी पहुंच से दूर है, वो भूमिहीन हो, चाहे किसान हो, ठीक है, चाहे निर्धन व्यक्ति हो, ये सारे लोग जो है पौष्टिक और पर्याप्त भोजन की पहुंच से बहुत दूर हैं। आप ये समझ लो कि 2 वक्त का दाल खरीदने के लिए भी उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वे जो है दाल खरीद के खा सकें, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए, खाद्य सुरक्षा को ना बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये भी चीज़ हम देख लेते हैं। पहला है मध्यम स्तरीय खाद्य सुरक्षा और दूसरा है गंभीर खाद्य असुरक्षा, ठीक है। दूसरा है गंभीर खाद्य असुरक्षा। पहला अगर हम बात करें मध्यम स्तरीय खाद्य असुरक्षा की, तो देखिए ये जो मध्यम स्तरीय खाद्य असुरक्षा होती है ना, इसका अभिप्राय सीधे सीधे ये है जिसमें लोगों को कभी कभी खाद्य की अनियमित उपलब्धता का सामना करना पड़ता है और उन्हें भोजन की मात्रा और गुणवत्ता के साथ समझौता करना पड़ता है। दूसरी चीज़, गंभीर खाद्य असुरक्षा क्या है। देखिए, गंभीर खाद्य असुरक्षा का अभिप्राय ये है ना जिसमें लोग कई दिनों तक भोजन से वंचित रहते हैं, उन्हें पौष्टिक और पर्याप्त आहार उपलब्ध नहीं हो पाता, तो लंबे समय तक यथावत बने रहने की स्थिति जो है भूख की समस्या का रूप धारण कर लेती है। अब देखिए, अगर हम भारत के रेफरेंस में बात करते हैं तो भारत में ना लोगों का एक बड़ा वर्ग जो है खाद्य और पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है। आप देखते होंगे कि बेसिकली जो निर्धन लोग हैं उनके बच्चे या तो मैरास्मस से या तो क्वैशियोरकर से पीड़ित रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि उन्हें संतुलित भोजन ही नहीं प्राप्त होता है, प्रोटीन युक्त भोजन ही नहीं मिल पाता है। तो इससे ना सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित वर्ग शामिल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भूमिहीन, जो थोड़ी बहुत या फिर कह लीजिए नगण्य भूमि पर निर्भर हैं, पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, यानी कि जो आप देखते होंगे ना कि जो है डलिया वगैरह जो बनाते हैं बांस वगैरह के, तो ये पारंपरिक जो है सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार, निराश्रित तथा ये भिखारी वगैरह हो गए, तो ये जो है ना इस चीज़ से पीड़ित है, खाद्य असुरक्षा से।
देखिए, शहरी क्षेत्रों में ना खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्रायः कम वेतन वाले व्यवसायों में, या फिर कह लीजिए कि अनियत, मतलब उनका नियमित व्यवसाय नहीं रहता है, कभी काम मिलता है कभी काम नहीं मिलता, तो श्रम बाजार में, अनियमित श्रम बाजार में काम करते हैं। तो ये जो कामगार हैं ना, अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे हैं और उनको इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवित रह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, रामू की कहानी के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार इनका कष्टकारी जीवन बीतता है, किस प्रकार खाद्य के रूप में जो है खाद्य इनके असुरक्षित हैं, यानी कि इन्हें जो है भोजन कैसे नसीब होता है, इसके बारे में हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, रामू रायपुर गांव में कृषि क्षेत्र में एक अनियत खेती मजदूर के रूप में कार्य करता है। उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 वर्ष का है। वह भी गांव के सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाली पाली के रूप में काम करता है। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है और उसे यह काम के लिए सिर्फ 1000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, पूरे साल में 1000 रुपये, बस मात्र 1000 रुपये। आप ये सोचो कितनी कम मजदूरी है ये। ठीक है, तो रामू के 3 और बेटे और 2 बेटियां भी हैं, लेकिन वे अभी बहुत कम उम्र के हैं और वे खेत में काम नहीं कर सकते। रामू की पत्नी सुनहरी भी पशुओं की सफाई करने और गोबर हटाने का काम अंशकालिक करती है, यानी कि थोड़े समय के लिए। तो जो है उसे अपने रोजाना काम के बदले आधा लीटर दूध और सब्जियों के साथ कुछ पका खाना मिलता है। तो इसके अलावा व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिलकर खेती का काम करती है और उनकी आमदनी बढ़ जाती है। तो कृषि एक मौसमी कार्य है। आप ये देखो, बारिश के मौसम में क्या होता है, हम धान की रोपाई करते हैं, और ठंडियों के मौसम में क्या होता है, हम जो है गेहूं वगैरह, चने वगैरह लगाते हैं। तो क्या होता है कि ना, ये मौसमी कार्य होता है। हम मतलब पूरे साल भर जो है कृषि नहीं होती। तो देखिए, रामू को ना केवल बुवाई, पौधरोपण और फसल की कटाई के समय काम मिलता है। ठीक है, तो वह जो है वर्ष में फसल तैयार होने और पकने की अवधि के दौरान ही लगभग जो है 4 महीने बेरोजगार रहता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो तब वह दूसरे कार्यों में काम की तलाश करता है। तो कभी कभी उसे ईंट भट्टे में या गांव के चल रहे निर्माण कार्यों में काम मिल जाता है। रामू अपने इन प्रयासों से नकद या फिर वस्तु के रूप में इतना कमा लेता है जिससे वह अपने परिवार की 2 जून के भोजन के लिए जरूरी चीज़ें जुटा सके। अब आज आप देखिए, अगर हम आज के रेफरेंस में बात करें, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, क्या इतना सिर्फ मुनासिब है कि हम सिर्फ 2 वक्त की जून की रोटी ही इकट्ठी कर पाएँ? क्या हमें शिक्षित होने का अधिकार नहीं है? क्या हमें रोजगार पाने का अधिकार नहीं है? क्या हमें ऐसे अधिकार प्राप्त नहीं है जो हम अपने बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा मुहैया करवा पाएँ, अच्छा वातावरण दे पाएँ? ठीक है, तो ये चीज़ तो मुनासिब ही नहीं है। इस समय देखिए कैसे इनका जो है 2 वक्त की रोटी ही नसीब कर पा रहे हैं अपने परिवार के लिए, इतनी मेहनत के बाद भी। तब भी देखिए कितना बुरा हाल है। बहरहाल, बात करते हैं, जब वह कहीं काम पाने में असफल रहता है तो उसे और उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो कभी कभी उसके छोटे बच्चे को जो है भूखे पेट ही सोना पड़ता है। अब ये देखिए कि बच्चों का भूखे पेट से सोना माँ बाप के लिए कितना खलता होगा, है ना। तो परिवार को दूध और सब्जियां भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिलती हैं। जैसे कि आप लोग ये सोचो कि जो भी इस कंडीशन में है ना, कि वो जो है प्रॉपर उसको लाइटिंग व्यवस्था मिल रही है, प्रॉपर खाना मिल रहा है, दूध सब्जियां सब मिल रही हैं, तो प्लीज़ आप जो है ना अनप्रोडक्टिव काम के बदले जो है आप जो है अगर कुछ पुण्य का काम करना भी चाहते हैं तो आप गरीबों को खाना खिलाओ, बहुत पुण्य मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उनकी दुआएं मिलेंगी आपको। देखिए, रामू जो है कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी के 4 महीनों में खाद्य दृष्टि से असुरक्षित रहता है। क्योंकि कैसे, जब देखिए धान की रोपाई हुई या फिर जो है गेहूं लगाया गया तब उसे काम मिला, जब कटाई हुई तब हुई, लेकिन उसके मिड का जो 4-5 महीने का टाइम होता है उसमें तो उसे काम नहीं मिला ना। उस समय तो वो बेरोजगार हो गया। तो वो जब बेरोजगार रहेगा, जब उसको आमदनी ही नहीं मिलेगी तो खाना कहाँ से खरीदेगा वो अपने परिवार के लिए। तो इस दृष्टि से वो खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित है। अब यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आई होप आप इसका बता लोगे क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बता दिया है। अब देखिए, अब थोड़ा सा अहमद की कहानी की तरफ चलते हैं। ठीक है, इन कहानियों के माध्यम से ही ना हमारा चिंतन लेवल विकसित होगा। तो अगर आपको लिखने के लिए आ जाता है कि खाद्य के रूप में जो है खाद्य असुरक्षित कौन है, क्यों होती है, कैसे होते हैं, कौन लोग प्रभावित हैं इससे, तो ये आप लिखने की हिम्मत तो करोगे।
क्योंकि कहानी इसीलिए डाली गई है, एनसीईआरटी में कहानी डालने का मोटिव ही यही है ताकि आप अपना चिंतन लेवल बढ़ाइए। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए, अहमद बंगलौर में रिक्शा चलाता है। वह अपने 3 भाइयों, 2 बहनों और बूढ़े माँ बाप के साथ झुमरी तलैया में रहता है, झुमरी तलैया में आया है और वह एक झुग्गी में रहता है। उसके परिवार के समस्त सदस्यों का पालन पोषण रिक्शा चलाने से ही जो है उसकी प्रतिदिन आय पर निर्भर है। बहरहाल उसका रोजगार सुरक्षित नहीं है और उसकी आय प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। अच्छा, मैं आपको आज के रेफरेंस में बता दूं, आप सभी को पता है कोविड-19 का दौर चल रहा है, सब लोग अपने घरों में बंद हैं, लेकिन उनका क्या जो रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, जो ठेलों में जो है कुछ थोड़े बहुत चने बेच देते हैं, ठीक है, जो जूते पॉलिश करते हैं, उनकी आय का क्या, अब उनकी रोटी का क्या कुछ हो रहा है उनके लिए। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपको कुछ पुण्य का काम करना है ना, तो इन लोगों के लिए करिए। ठीक है, तो इस समय ना ये लोग जो दिक्कतों का सामना कर रहे हैं ना, वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए ये जो रोड पे, सड़कों पे ठेले वगैरह लगाते थे, तो आज कोई जा ही नहीं रहा है, घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है, तो इनकी आमदनी भी रुक गई है। ठीक है, तो कभी कभी वह इतना कमा लेता है ना कि जो समस्त दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें खरीदने के पश्चात अपनी आय में से कुछ बचा लेता है और अन्य दिनों में वह मुश्किल से ही इतना कमा पाता है। अब देखिए, कभी तो थोड़ा ज़्यादा कमा लिया और कभी बिल्कुल भी नहीं, जिससे वह दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं खरीद सके। तो सौभाग्यवश अहमद को एक पीला कार्ड प्राप्त है। ध्यान रखेंगे, पीला कार्ड प्राप्त है जो निर्धनता रेखा के नीचे, यानी कि बीपीएल जिसे कहते हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन, नीचे लोगों के पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड है। आप देखते होंगे ना कि लोग राशन कार्ड लेके जो है पीडीएस सिस्टम की प्रणाली के तहत लोगों को चावल मिलता है, गेहूँ मिलता है ना, तो ये इन्हीं लोगों को मिलता है जो निर्धनता रेखा से नीचे होते हैं। अब देखिए, निर्धनता रेखा के बारे में मैं नहीं बताने वाली आपको, मैंने पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से डिटेलिंग की है निर्धनता रेखा के बारे में, तो आप प्लीज़ पिछला चैप्टर जरूर पढ़ें, विजिट करें, मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो देखिए, इस कार्ड से ना अहमद अपनी दैनिक ज़रूरतों के उपभोग के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल प्राप्त कर लेता है और वह इन चीज़ों को बाजार की कीमत से आधी कीमत पर प्राप्त कर लेता है। वह अपना मासिक भंडार उस विशेष दिन खरीदता है जिस दिन दुकान निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए खुलती है। तो इस तरह अहमद अपनी अपर्याप्त आय से अपने बड़े परिवार का किसी तरह पालन पोषण कर रहा है, जहां वह अकेला कमाने वाला सदस्य है। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले ना मैं थोड़ा सा आपको पीडीएस सिस्टम के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, इसे कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हिंदी में कहा जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो देखिए, ये ना एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। ध्यान रखेंगे, ये एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। भारत में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन जो है ये भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये जो है ना भारत के गरीबों के लिए सब्सिडी वाले, ध्यान रखेंगे, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि खाने का जो खाद्य पदार्थ है उसका आधे रेट पे ये जो है इन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलता है। तो ये योजना जो है ना, ध्यान रखेंगे, कब शुरू हुई, इसकी शुरुआत हुई थी 1 जून को। ठीक है, 1997 में। तो 1997 में वस्तुओं, मुख्य भोजन में जैसे देखिए अनाज हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, चीनी, मिट्टी के तेल को उचित मूल्य की दुकानों से जो है एक नेटवर्क जो देश भर में कई राज्यों में स्थापित है के माध्यम से वितरित किया जाता है। तो भारतीय खाद्य निगम जो एक सरकारी स्वामित्व वाला निगम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संभालती है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अगर हम आज के रेफरेंस में बात करें तो भारत के पास चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा अनाज का स्टॉक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए, केंद्र और राज्य सरकारों ने पीडीएस को यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को साझेदारी करने का जो है जिम्मेदार सौंपा है। देखिए, केंद्रीय सरकार जो है क्या करती है, खरीद करती है, भंडारण, परिवहन और अनाज के थोक आवंटन के लिए जिम्मेदार है, जबकि राज्य सरकार क्या करती है। देखिए, इन दोनों की जिम्मेदारियों को भी आपको समझना होगा। ठीक है, ये चीज़ें बुक में नहीं लिखी है, लेकिन मैं आपके लिए सर्च करके लेके आई हूँ। ठीक है, तो केंद्रीय सरकार क्या करती है,
अनाजों की खरीद करती है, भंडारण करती है, उनका परिवहन और अनाज के थोक आवंटन के लिए जिम्मेदार है। और राज्य सरकारें किसके लिए? इसको उचित मूल्य की दुकानों पर स्थापित नेटवर्कों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक इसके वितरण की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकारों की। ठीक है, तो राज्य सरकारें जो है ना, इसके आवंटन और गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की पहचान, राशन कार्ड जारी करने, उसका सुपरविजन करने यानी कि पर्यवेक्षण करने और एफपीएस के कामकाज की निगरानी सहित सभी जिम्मेदारियां राज्य सरकार की है। तो पीडीएस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे प्रत्येक परिवार को जो है हर महीने, ध्यान रखेंगे, 35 किलो चावल या फिर गेहूं के पात्र हैं, जबकि गरीबी रेखा से ऊपर एक घर मासिक आधार पर 15 किलो खाद्यान्न के हकदार हैं। तो ये रहा पीडीएस सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ ही ना सामाजिक संरचना भी खाद्य दृष्टि से असुरक्षा की भूमिका निभाती है। अब देखिए आप, अगर हम एससी, एसटी, अन्य पिछड़ी जातियों के वर्गों की बात करें तो इनका जो है आधार कमज़ोर होता है, भूमि का आधार कमज़ोर होता है, या फिर जो है इनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है, वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। अब देखिए, भूमि कम होगी तो भूमि कम है तो उपज भी तो यहाँ कम होगी ना, तो यहाँ जो है शीघ्र ही इनकी जो है खाद्यान्न खत्म हो जाएंगे, तो वो शीघ्र ही जो है असुरक्षित हो जाएंगे खाद्यान्न के प्रति। ठीक है, तो ये चीज़ बताने का प्रयास हो रहा है। तो वे लोग भी जो है खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित हो जाते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं। आप सुनते होंगे, यहाँ बाढ़ आई, यहाँ भूकंप आई, तो क्या होता है, बाढ़ आने से सारी चीज़ें अस्त त्रस्त हो जाती हैं, भूकंप आने से अस्त त्रस्त हो जाती हैं। ठीक है, तो जिन्हें काम की तलाश में ना दूसरी जगह जाना पड़ता है। और इसका एक और बड़ा कारण है, कुपोषण से जो है सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित हैं, ध्यान रखेंगे। और ये ना एक गंभीर चिंता का विषय बना है। क्यों? क्योंकि इससे जो अजन्मे बच्चे हैं वो भी कुपोषण का उनको खतरा रहता है। अब भैया देखिए, माँ के पेट में ही बच्चा पलता है, जब माँ ही भूखी रहेगी, माँ को ही संतुलित भोजन नहीं मिलेगा तो उसके बच्चे को पोषण कैसे मिलेगा? क्योंकि माँ से ही तो बच्चे में पोषण जाता है ना, तो इसलिए अजन्मे बच्चे को भी जो है कुपोषण का खतरा रहता है। तो खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का एक बड़ा भाग जो है गर्भवती और दूध पिला रही महिलाओं तथा जो है 5 वर्ष से कम उम्र की बच्चों का है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देश के कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य जहाँ पे गरीबी अधिक है, आदिवासी और सुदूर क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र। अब आप देखिए कि उड़ीसा में है, आए दिन जो है बाढ़ आ जाती है। ठीक है, वेस्ट बंगाल वगैरह हो गए। ठीक है, तो जो है खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या ना आनुपातिक रूप से बहुत अधिक है। वास्तव में आप बात कर लीजिए, अगर उत्तर प्रदेश में, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से में, बिहार में तो बहुत ज़्यादा गरीबी है, झारखंड, उड़ीसा में भी, ठीक है, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ भागों में ना खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। और अगर हम बात करें भुखमरी की, तो भुखमरी खाद्य की दृष्टि से ना सुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा सबसे बड़ा पहलू है। अब देखिए, ये जो भुखमरी है ना, ये गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, बल्कि ये गरीबी लाती भी है। अब भुखमरी है तो वो गरीबी लाएगी ही लाएगी। और इस तरह खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में भुखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भुखमरी का खतरा कम हो जाता है। तो देखिए, भुखमरी के ना दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं। कैसे? दीर्घकालिक भुखमरी जो है मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। दीर्घकालिक, अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, दीर्घकालिक भुखमरी का मतलब ये है कि जैसे एक गरीब व्यक्ति है, ठीक है, 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब कर पा रहा है, ठीक, तो वो वसा युक्त भोजन करेगा, जो कि सस्ती चीज़ें आती हैं, सस्ती चीज़ों का सेवन करेगा, तो उसे पोषण तो मिल नहीं रहा है, संतुलित भोजन वो कर नहीं रहा है, तो क्या है, तो धीरे धीरे ये बहुत टाइम तक प्रोसेस चल रहा है, अपर्याप्त आहार ग्रहण कर रहा है, तो ये चीज़ें जो है भुखमरी का कारण बनेगी और मैरास्मस और क्वाशियोरकर जैसी बीमारियों से ग्रसित होगा वो। ठीक है, तो गरीब लोग ना अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ को खरीदने में अक्षमता, यानी कि वो जो है खाद्य पदार्थ, यानी कि उनके लिए ना बहुत बड़ी बात होती होगी कि एक दिन अगर वो दाल चावल रोटी सब्जी सारी चीज़ें बना के खा लें। कभी वो दाल रोटी खाते हैं, कभी वो चावल दाल खाते हैं। ठीक है, तो ऐसे इनका काम चलता है। तो ये है इनकी खाद्य पदार्थ खरीदने की अक्षमता।
जिसके कारण ना दीर्घकालिक भुखमरी से ग्रस्त होते हैं ये। अब मौसमी भुखमरी जो है फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंध है। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी कि जब जो है बुवाई होती है या फिर कटाई होती है तब तो कार्य मिलता है, इसके बीच में जो है जो काम करते हैं लोग वो बेरोजगार होते हैं। तो ये जो है ना ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण और नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होता है। अब जैसे देखिए बरसात के मौसम में अनियत निर्माण श्रमिक को कम काम रहता है क्योंकि निर्माण कार्य होते ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह ना भुखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में अक्षम रहता है। ठीक है, अब देखिए चित्र जो है 4.2 में दिखाया गया है भारत में मौसमी और दीर्घकालिक भुखमरी के बारे में। अब ये देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में भुखमरी को अगर हम देखें, ये देखिए 1983 में मौसमी भुखमरी थी जो है 16.2, दीर्घकालिक 2.3 और टोटल जो है 18.5। 1999 से 2000 के बीच में जो है कुल भुखमरी थी जो है 3.3। इसी प्रकार शहरों में भी देख लीजिए, शहरों में जो है मौसमी भुखमरी 1983 में 5.6, इसके पश्चात दीर्घकालिक 0.8 और कुल जो है 6.4। और इसी प्रकार जो है देखिए 1999 से 2000 में, यानी कि ड्यूरेशन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो शायद ये मौसमी और दीर्घकालिक भुखमरी जो है ये कम हो रही है। बात करें अगर स्वतंत्रता के पश्चात की, तो स्वतंत्रता के बाद ना खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है। देखें स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी उपाय किए। आप सभी को पता है कि इसके लिए रणनीति बनाई गई और इसके लिए सबसे बड़ा जो है सहयोग किया हरित क्रांति ने। हरित क्रांति जो है ना ये गेहूं और चावल के उत्पादन में विशेष प्रगति लाई, बहुत ट्रेमेंडस मतलब उत्पादन हुआ। तो इससे क्या हो गया ना कि हम जो है आत्मनिर्भर हो गए चावल और गेहूं की कृषि के प्रति। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री थी 1968 में इंदिरा गांधी जी, ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे, में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी कर कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया। तो गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इसी सफलता की पुनरावृत्ति हुई। बहरहाल अनाज की उपज में वृद्धि जो है समानुपातिक नहीं रही, यानी कि गेहूं की ज़्यादा रही। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक वृद्धि हुई, जो कि 44.01 और 30.21 करोड़ टन के क्रमशः जो है 15-16 में रही। यही चीज़ है। देखिए दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो कि देखिए 15.75 और जो है 12.51 करोड़ टन क्रमशः 2015-16 में रही है। तो ये चीज़ है। अब देखिए अगले वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में खाद्य सुरक्षा। ठीक है, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि लंबा वीडियो जब मैं नहीं पसंद करती हूँ तो आप लोग क्या पसंद करोगे। ठीक है, तो हम थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है, सब चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए यहीं समाप्त करती हूँ मैं इस वीडियो को। कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए और जो है शेयर कर दिया करिए। गाइज आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपका एक शेयर भी वैल्यूएबल है, तो आप शेयर कर दिया करो प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।